बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट नो प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज हम दो खबरों पर बात करेंगे। दोनों पर काफ़ी पहले ही बहस हो चुकी है, लेकिन हम इससे आगे की बात करेंगे। एक तो मियां नवाज शरीफ पर लंदन में जो हमला हुआ है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, इसको बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है। दूसरी हमारी खबर शाह महमूद कुरैशी के हवाले से होगी। जिस तरीके से उन्होंने CNN को जवाब दिया है, पहले भी हमारे कुछ वज़राए आज़म और बड़े बड़े लीडर CNN के सामने जा चुके हैं। उन्होंने जिस तरीके से इंटरव्यूज़ दिए, उसको आप ये कह सकते हैं कि वो वहाँ पे CNN के सामने भीगी बिल्ली बने हुए नज़र आए थे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने मग़रबी मीडिया को उसी तरह से जवाब दिया है जिस तरीके से इमरान खान दो टोक जवाब देते हैं और पाकिस्तान का और पूरी मुस्लिम दुनिया का मौक़िफ़ पूरी जुर्रत और दिलेरी से बयान करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं मियां नवाज शरीफ पर मुबैना हमले के हवाले से। ये हमला लंदन में मियां नवाज शरीफ के बेटे हुसैन हसन नवाज के ऑफिस के बाहर हुआ है। वहाँ पे 4 लोग आए। इनकी तरफ से कहा गया है कि चारों लोगों ने नकाब ओढ़े हुए थे। कतई तौर पे वो नकाब नहीं थे, ये इनकी तरफ से झूठ बोला जा रहा है। वो उन्होंने मास्क लिए हुए थे, और जो मास्क लिए हुए थे, जिस तरह से हम लोग मास्क लेते हैं, पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से मास्क पहने जाते हैं, तो मास्क में जितनी पहचान किसी की हो सकती है उन चारों लोगों की हो रही थी। बहरहाल वो किस मकसद के लिए आए थे? अगर ये कह दिया जाए कि वो मियां नवाज शरीफ को टारगेट करना चाहते थे, हसन नवाज को टारगेट करना चाहते थे, या जो भी है उनका जो भी मकसद था उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। इनकी तरफ से कहा गया कि पहले वो हुसैन नवाज के घर में गए थे, जहां मियां नवाज शरीफ मौजूद थे। उसके बाद हसन नवाज के ऑफिस में वो लोग आ गए। बहरहाल उनकी कोई भी इंटेंशन हो सकती है, उनका कोई भी इरादा हो सकता है, लेकिन वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सके। तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा गया कि ये मियां नवाज शरीफ पर हमला करवाया गया है और पाक फ़ौज की तरफ से करवाया गया है। मरीम नवाज़ ये कहने में सबसे आगे आगे हैं। मरीम नवाज़ ने ये भी कहा कि ये वही माइंडसेट है जिसने मेरी वालदा की हॉस्पिटल में, लंदन के हॉस्पिटल में तस्वीरें बनाने की कोशिश की, और ये वही लोग हैं और यही वही सोच है जिसने मेरे बेडरूम पर कराची में हमला किया था। तो बहरहाल मरीम नवाज शरीफ की तरफ से ऐसे इल्ज़ामात हम अमूमन लगाए जाते रहते हैं। तो पाक फ़ौज को मैं समझता हूँ कि ऐसा हमला करवाने की कतई तौर पे ज़रूरत नहीं है। पाक फ़ौज अगर हमला करवाना चाहती है तो ऐसे कच्चे तरीके से नहीं करवाती। पाक फ़ौज मजबूत पाँव के ज़रिए जो कुछ करती है, जो कुछ उसने करना हो करती है। तो पाक फ़ौज को किसी किस्म के हमले की मियां नवाज शरीफ पर ज़रूरत नहीं है। क्यों हमला करवाएगी, इसकी कोई वजह नज़र नहीं आती। लेकिन इल्ज़ाम लगाने वालों का एक ख़ास माइंडसेट है, वो उसके मुताबिक बात करते हैं। आप ये भी सोच लें कि कल ही मोहम्मद ज़ुबैर की तरफ से और शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमारे फ़ौज के साथ ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं। मोहम्मद ज़ुबैर ने ख़ुसूसी तौर पर अपने मीडिया टॉक्स में कहा कि हमारे फ़ौज के साथ ताल्लुकात इतने बेहतर हो गए हैं जिससे हुकूमती हलकों में परेशानी है। तो जब आपके फ़ौज के साथ ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं तो फिर आप किस तरीके से इल्ज़ाम लगा सकते हैं दूसरे दिन कि फ़ौज की तरफ से मियां नवाज शरीफ पर हमला किया गया है? और फिर ज़ुबैर साहब की अपनी क्रेडिबिलिटी आप देख लीजिए। जब इनकी बात होती है या जब ये बात करते हैं तो मुझे जनरल ज़िया-उल हक के फ्रंट मैन और उनके करीबी साथी जनरल फैज़ अली चिश्ती याद आ जाते हैं। वो माशाल्लाह अभी बाकायदे हयात हैं। फैज़ अली चिश्ती के हवाले से जुल्फ़कार अली भुट्टो के एक साथी राव रशीद जो IG थे, और उसके बाद पीपल्स पार्टी में उनको बड़ा मकाम दिया गया, बड़ा ओहदा दिया गया। तो उनकी तरफ से एक किताब लिखी गई जिसमें उन्होंने कहा था कि फैज़ अली चिश्ती मुझे ऐसे लगते हैं जैसे गांव में एक साइकिल पर तेल बेचने वाला कोई शख्स हो। तो जैसे ही फैज़ अली चिश्ती का चेहरा मेरे सामने आता है, उनकी तस्वीरें देखी हुई हैं, उनकी वीडियो देखी हुई हैं, तो अगर मोहम्मद ज़ुबैर को ज़रा मूछें लगा दी जाएं तो बिल्कुल ये फैज़ अली चिश्ती ही नज़र आएंगे। और फिर जिस तरह से ये बातें करते हैं, फैज़ अली चिश्ती
ان کی شکل ان سے ملتی ہے اور فیض علی چشتی کی جو تاج کے اوپر جگلر بنا ہوتا ہے، جوکر بنا ہوتا ہے، اس جیسی شکل کچھ نہ کچھ ہے۔ تو شکل کی بات ہم نہیں کرتے، محمد زبیر کا جو کردار ہے بالکل ایک جگلر جیسا ہے۔ ایک موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ میں جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملا ہوں، میں نے نواز شریف کی وہاں پہ بات نہیں کی، اور دوسری طرف انہوں نے اگلے دن یہ بھی کہہ دیا کہ میں اگر جنرل باجوہ سے ملا ہوں، اگر نواز شریف کی بات نہیں کرنی تھی تو پھر کس کی بات کرنی تھی۔ تو بہرحال حملے کے حوالے سے جو کچھ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف پر لندن میں حملہ ہوا ہے، تو یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے، بالکل لغویات ہے، اور شواہد اور دلائل سارے کے سارے اس کی فیور میں نہیں بلکہ اس کے خلاف جاتے ہیں۔ کچھ حلقوں کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاک فوج حکومت کے ساتھ نہیں ہے، میاں نواز شریف کو پاک فوج نے پاکستان سے باہر بھجوایا، شہباز شریف کو بھی پاک فوج پاکستان سے باہر بھجوانا چاہتی ہے، اور اسی نے ان کی ضمانت کروائی ہے۔ یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کو سینیٹر بنانے کے میں بھی پاک فوج کا ہاتھ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ قطعی طور پر غلط ہے۔ پاک فوج اس حکومت کے ساتھ ہے، پاک فوج نہ جہانگیر ترین کے پیچھے ہے، نہ ان کے لوگوں کے پیچھے ہے، نہ پاک فوج نے میاں نواز شریف کو باہر بھجوایا۔ پاک فوج اور حکومت ایک صفحے پر ہیں، اس میں قطعی طور پر شک والی بات نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ بات واضح ہو گئی کہ پاک فوج اپوزیشن کا ساتھ دے رہی ہے اور کچھ ایسا کر رہی ہے جو قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان جنرل قمر جاوید باجوہ کو بطور آرمی چیف سیک کرنے میں 1 منٹ نہیں لگائیں گے، اور اگر DGISI وہ ایسی کسی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، ان کو بھی 1 منٹ سے پہلے عمران خان گھر بھجوا دیں گے۔ عمران خان کے بارے میں یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ پاگل شخص ہے، حکومت میں آئے گا تو پاک فوج کی نہیں مانے گا، اپنی من مرضی کرے گا، اور یقینی طور پر ایسا ہی ہوگا۔ اگر فوج کی طرف سے کچھ غیر قانونی کام کیا گیا تو عمران خان وہی کرے گا جس کا ہم نے اشارہ کیا ہے۔ تو دوسری طرف یہ ہے کہ نواز شریف کی طرف سے، مریم نواز شریف کی طرف سے، نون لیگ کی طرف سے ہر بات جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ نون لیگ کے خلاف چلا جاتا ہے، فیصلے آتے ہیں ان کے خلاف، تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس میں پاک فوج ملوث ہے۔ مجھے اس سے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک استاد اپنی کلاس کو پڑھا رہے تھے پرائمری میں، تو کوئی بھی شرارت کرتا بچہ تو ایک لڑکے کو وہ ٹارگٹ کر لیتے، کسی بھی بچے کی شکایت آتی تو اس کے کہتے کان پکڑ لو، کسی نے کہہ دیا جس نے مجھے مارا ہے کان پکڑ لو، میری کاپی چوری ہوئی ہے، اس لڑکے کی طرف اشارہ کرتے کان پکڑ لو۔ ایک دن ماسٹر صاحب اپنی کرسی پر بیٹھے تھے، ایک لڑکا شرارت کر رہا تھا تو ماسٹر صاحب نے اپنا جوتا اٹھا کے یوں پھینکا، تھوڑا آگے ہوئے تو ان کا پد نکل گیا، تو ماسٹر صاحب اس پر بڑے شرمندہ ہوئے۔ اسی دوران ماسٹر صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا جس کو وہ ٹارگٹ کرتے تھے اس نے کان پکڑے ہوئے تھے۔ ماسٹر صاحب نے پوچھا، اوئے تو نے کیوں کان پکڑے ہیں؟ اس نے کھڑے ہو کر بات کی، اس نے کہا جناب یہ بھی آپ مجھ پر ڈال دیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں دوسری خبر کے حوالے سے، وہ ہے شاہ محمود قریشی کی۔ انہوں نے CNN کو ایک انٹرویو دیا جب وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کر چکے تھے۔ CNN کی طرف سے بڑے جارحانہ ان سے سوالات کیے گئے۔ ان سے شاہ محمود قریشی سے سوالات کے دوران CNN کی اینکر ڈیانا گروڈریگا کی طرف سے شاہ محمود قریشی سے بڑے جارحانہ قسم کے سوالات کیے گئے۔ شاہ محمود قریشی نے ترکی بترکی جواب دیا، اور اسی طریقے سے جواب دیا جیسا حق بنتا ہے۔ ہمارے سامنے وہ چیزیں بھی ہیں کہ جب یوسف رضا گیلانی سے اسی CNN کے نمائندے نے، رپورٹر نے، اینکر نے یہ سوال کیا تھا کہ گیلانی صاحب آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، وہاں سے لوگ مایوس ہو کے اپنا ملک چھوڑ رہے ہیں، سرمایہ کاری کے لیے دوسرے ممالک کا رخ کر رہے ہیں، تو یوسف رضا گیلانی کی طرف سے کہا گیا اگر وہ کوئی جا رہا ہے تو جائے۔ تو گویا وہ کہنا چاہتے تھے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اگر کوئی پاکستان چھوڑتا ہے تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ خسمانو کھائے، ایسا یوسف رضا گیلانی کی طرف سے کہا گیا تھا۔ اور پھر ہمارے سامنے اسحاق ڈار کا انٹرویو بھی ہے، وہ بھی CNN کو انہوں نے دیا تھا، BBC کو بھی دیا تھا، اور اس میں اسحاق ڈار سوالات کا جواب دینے کی بجائے
भीगी बिल्ली बने हुए नजर आते थे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने मुतअस्सब पाकिस्तानों से तअस्सुब, बुग़्ज़ और कीना रखने वाली एंकर के सवालात के जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए। शाह महमूद कुरैशी की तरफ से कहा गया कि इसराइली मीडिया जंग हार रहा है और इनके जो राब्ते हैं वो नाकाम हो गए हैं। उसने पूछा कि आप कौन से कनेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि डीप पॉकेट का मतलब होता है कि दौलत के अंबार, कि इसके पीछे जो इसराइली मीडिया है उसके पीछे दौलत के अंबार हैं, बड़े राब्ते हैं, इसके बावजूद इसराइली मीडिया जंग हार रहा है। तो इस पर वो एंकर बड़ी तिलमिलाई, वो जो सहाफ़ी आदाब हैं, जो एक एंकर के हवाले से आदाब होने चाहिए, जो रवैया होना चाहिए, वो सब कुछ भूल गई। वो यहूदी थी और वहाँ पे उसकी यहूदियत नज़र आ रही थी। उसकी तरफ से शाह महमूद कुरैशी को कहा गया कि आप एंटी सेमिटिक हैं, कि आप यहूदियों के बारे में बुग़्ज़ की बात कर रहे हैं, आप यहूदियों के बारे में तअस्सुब की बात कर रहे हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी की तरफ से उसको बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया गया। उस एंकर ने शाह महमूद कुरैशी को घेरने की कोशिश की, फंसाने की कोशिश की, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने वही बात की जो उनको करनी चाहिए थी और दो ठोक बात की। इस एंकर की तरफ से ये भी कहा गया कि आप इसराइल की तो बड़ी बातें करते हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ बातें करते हैं कि इसराइल ये कर रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो मुज़ालम से काम ले, मुसलमानों पर, फ़लस्तीनियों पर मुज़ालम ढा रहा है। एंकर की तरफ से ये कहा गया कि आप ये तो बात करते हैं कि इसराइल फ़लस्तीनों पर जुल्म कर रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बर्बरियत से काम ले रहा है, सफाकियत कर रहा है, लेकिन चीन में जो कुछ हो रहा है उस पर आपने खामोशी इख्तियार की हुई है। वहाँ भी मुसलमानों पर बर्बरियत, सफाकियत की जा रही है चीन की तरफ से, आप वहाँ पे खामोश हैं। उनका इशारा संक्यांग की मुसलमानों की तरफ था। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी की तरफ से बिल्कुल वही जवाब दिया गया जो दुरुस्त था, ठीक था, और उसको उस जवाब के बाद वो खातून, उसको कोई जवाब नहीं सूझ रहा था, लाजवाब हो गई। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा कि सिंकियांग में जो कुछ हो रहा है मुसलमानों के बारे में, हम उसके हवाले से पब्लिक बात नहीं करते, टीवी पर बैठ के बात नहीं करते, हम चीन के साथ राब्ते में हैं, चीन के साथ उस हवाले से हमारी बात हो रही है। तो उसने कहा कि आप फिर इसराइल के बारे में क्यों पब्लिक बात करते हैं? तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इसराइल किसी की बात सुनता ही नहीं है, अपने जुल्म जारी रखे हुए है, जबकि चीन में जो कुछ हो रहा है, हम जो कुछ चीन से कह रहे हैं, चीन हमारी बात सुन रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने वही बात की जो असूली थी।